इसका नेक्स्ट टॉपिक ग्रंथियों के बारे में यानी कि ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम हार्मोन्स और एंजाइम का स्त्राव किन ग्रंथियों से होता है सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस एक ही वीडियो में हम बाहरी स्त्रावी ग्रंथि, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि तीनों प्रकार की ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम डिटेल में इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ग्रंथियां क्या होती हैं। तो कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही उत्तक कहा जाता है। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो हमारा शरीर है ये कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और यही उत्तक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। तो कुछ उत्तक या अंग विशेष प्रकार के रसायन, जिन्हें एंजाइम या हार्मोन कहा जाता है, इनका स्रावन करते हैं। तो कुछ उत्तक और अंग विशेष प्रकार के रसायन का स्राव करते हैं, जिन्हें हम एंजाइम या हार्मोन कहते हैं। तो जो उत्तक या अंग एंजाइम या हार्मोन का स्रावन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रंथि कहा जाता है, ग्लैंड कहा जाता है। तो ग्रंथि शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करने हेतु हार्मोन और एंजाइम बनाती है। तो जो उत्तक या अंग हार्मोन या एंजाइम का स्रावन करते हैं उन्हें ग्रंथि कहा जाता है। तो ग्रंथियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली है बाहरी स्रावी ग्रंथि, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। दूसरी है अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। और तीसरी है मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। तो पहले हम इन तीनों के बारे में जान लेते हैं कि किसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, किसे बाहरी स्रावी ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं यानी कि डक्टलेस होती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। और यह हार्मोन रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों में लक्षित स्थान पर पहुंचकर अपना प्रभाव दर्शाता है। तो ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती हैं यानी जिनमें नलिकाएं नहीं होती, उनसे जिस रसायन का स्राव होता है उसे हार्मोन कहा जाता है। तो जो ये हार्मोन होता है ये क्या होता है कि ग्रंथियों से निकलता है, नलिकाएं तो होती नहीं। तो ग्रंथियों से निकलकर ये सीधा रक्त में मिल जाता है और जहाँ पर इसे पहुँचना है वहाँ पर इसे रक्त पहुँचा देता है। यानी कि जो हार्मोन है ये ग्रंथि से सीधा रक्त में मिल जाता है और जहाँ पर इसका कार्य है, इसकी ज़रूरत है, रक्त के माध्यम से ये हार्मोन वहाँ तक पहुँच जाता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, यहाँ से दो प्रश्न पहले बनते हैं। पहला तो ये है कि ये नलिका विहीन होती हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि इनसे किस रसायन का स्राव होता है? तो हार्मोन का स्राव होता है। उसके बाद है बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? तो ऐसी ग्रंथियाँ जो नलिका युक्त होती हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ नलिका विहीन होती हैं, उनमें डक्ट नहीं होती, नलिकाएं नहीं पाई जाती। लेकिन जो बाहरी स्रावी ग्रंथियाँ होती हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियाँ होती हैं, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं और इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है और बाहरी स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। उसके बाद है मिश्रित ग्रंथि। तो ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्रावन होता है वे मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। तो ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है उसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज ऐसी ग्रंथि है जिसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम ये देख रहे हैं कि किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और किससे एंजाइम निकलता है। तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं
ये नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, डक्टलेस ग्रंथियां होती हैं और इनसे हार्मोन निकलता है। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं ये नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं और इनसे एंजाइम निकलता है। जो मिश्रित ग्रंथियां होती हैं इनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन होता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो हार्मोन क्या होते हैं? तो हार्मोन एक प्रकार के रसायन हैं जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है तथा रक्त के प्रवाह से ये रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करते हैं। तो जिस ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निकाला जाता है, जो संदेश होता है, ये रक्त के माध्यम से शरीर के उस भाग तक पहुंचता है जहां पर इसका कार्य है। तो इन्हें शरीर का संदेशवाहक भी कहा जा सकता है। तो हार्मोन्स ही हमारे शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे प्रत्येक भाव जैसे गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार आना आदि के लिए भी हार्मोन्स ही जिम्मेदार होते हैं। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन कौन सा है? तो ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है सिक्रेटिन, याद रखिएगा। और जो हार्मोन है, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द होर्माओं से हुई है, जिसका अर्थ होता है मैं उत्तेजित करता हूँ। तो अपने नाम के अनुरूप प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। तो हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है और ये ग्रंथि की कोशिकाओं से सीधा रक्त में मिल जाते हैं। उसके बाद है एंजाइम। तो एंजाइम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं जैसे भोजन को पचाने आदि को तेज कर देते हैं। दूसरे शब्दों में ये किसी उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। तो एंजाइम ही शरीर में मौजूद जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। तो मैंने आपको पाचन तंत्र वाले वीडियो में पढ़ाया था कि जो भी हम भोजन खाते हैं ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में होता है, यानी कि जटिल अणुओं में होता है। उसके बाद जो हमारे पाचन अंग हैं वो क्या करते हैं, इन जटिल अणुओं को सरल अणु कौन सा है? ग्लूकोज है। तो जटिल अणुओं को ग्लूकोज में बदल देते हैं। तो एंजाइम भी क्या करता है? जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए मदद करता है, जिससे जो शरीर है इसे ईंधन के रूप में उपयोग कर पाता है। तो आगे हम 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं जिसमें से हम पहले बहिःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इनके लक्षित अंग नज़दीक होते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। इनके लक्षित अंग नज़दीक होते हैं एवं इनसे निकलने वाले पदार्थ एंजाइम होते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये पांचों बहिःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। पहला है अश्रु ग्रंथि, यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड। तो अश्रु ग्रंथि से आंसू निकलते हैं। दूसरा है लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड, इससे लार निकलती है। तीसरी ग्रंथि है सीबम ग्रंथि, जिससे तेल निकलता है। तो आप देखते होंगे कि जो आपका फेस है उसमें से ऑयल निकलता है। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता, थोड़ा सा ही निकलता है। आप देखते होंगे कि जो आपके नाक का बगल का हिस्सा है यहाँ से चिपचिपा पदार्थ निकलता है बाहर की ओर से, उसे हम ऑयल कहते हैं। कईयों की स्किन ऑयली होती है ना, तो उनकी स्किन से ज़्यादा ऑयल निकलता है। तो सीबम ग्रंथि से क्या निकलता है? तेल निकलता है। श्वेत ग्रंथि से क्या निकलता है? पसीना निकलता है। और दुग्ध ग्रंथि से, मेमरी ग्लैंड से दूध निकलता है। तो ये पांचों बहिःस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, यानी कि लीवर। जो लीवर है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिःस्रावी ग्रंथि भी है। तो लीवर भी बहिःस्रावी ग्रंथि है। तो जो लीवर होता है ना, इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है और यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है। मैंने आपको
पाचन तंत्र वाले वीडियो में डिटेल में बताया है कि कैसे पित्त स्रावित होता है, इसका क्या काम है भोजन को पचाने में। तो अगर आपने पाचन तंत्र वाली वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। तो यकृत द्वारा ही पित्त स्रावित होता है और यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो जो यकृत है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, तो इससे क्या निकलेगा, एंजाइम निकलेगा। तो ये भोजन को पचाने में सहायता करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही पित्त रिलीज किया जाता है, जिससे हमारा भोजन पचता है और इसमें मौजूद पित्त हमारे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इससे खाना आसानी से पचने लगता है। और जो लीवर है इसका अन्य कार्य क्या है, तो शरीर का विष हरण करना यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन करना। तो लीवर का दूसरा मुख्य काम है हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीके के विषों का हरण करना। हमारे शरीर में मौजूद जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम भी लीवर के द्वारा ही किया जाता है। तो लीवर से आपको दो प्रश्न याद रखने हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि जो लीवर है ये बहिस्रावी ग्रंथि है, और दूसरा प्रश्न ये है कि ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे हम अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसके बाद हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मानव के ब्रेन में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मानव के ब्रेन में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? पहली है पीनियल ग्लैंड, दूसरी है हाइपोथैलेमस ग्लैंड, तीसरी है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं। तो मानव के मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि और तीसरी कौन सी है? पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो ब्रेन के बाद जो अगली ग्रंथि है ये गले में पाई जाती है, जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और थायराइड ग्रंथि के पीछे ही एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। तो गले में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। उसके बाद है थाइमस ग्रंथि। तो हमारी जो चेस्ट होती है, आप देख रहे हैं चेस्ट के बीच में ये जो ग्रंथि है इसे थाइमस ग्रंथि कहते हैं। तो थाइमस ग्रंथि के बाद नीचे की ओर आप आएंगे तो जो हमारी किडनी होती है ना, तो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड पाई जाती हैं, यानी कि दोनों किडनियों के ऊपर ग्लैंड पाई जाती है जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी आप डायग्राम में समझ लीजिए कि ये ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। तो जो हमारी किडनी है ना, किडनी के ऊपर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद अगली ग्रंथि है पैनक्रियास यानी कि अग्न्याशय। तो जो अग्न्याशय है ये मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि इससे हार्मोन का भी स्राव होता है और एंजाइम का भी स्राव होता है। तो जो अग्न्याशय है ये मिश्रित ग्रंथि है। उसके बाद अगली ग्रंथि है जनन ग्रंथि। तो जो पुरुष है यानी मेल है, इसकी जनन ग्रंथि अलग होती है और फीमेल की जनन ग्रंथि अलग होती है। तो जो मेल की जनन ग्रंथि होती है ये होती है टेस्टिस यानी कि वृषण, और जो फीमेल की जनन ग्रंथि होती है यह है ओवरी यानी कि अंडाशय। तो नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायग्राम में सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को देख लिया। अब एक एक करके इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जो ब्रेन में 3 अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है। तो जो पीयूष ग्रंथि है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है?
क्योंकि ये अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को भी नियमित करती है, यानी कि जो बाकी की अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ना, उनके कार्यों को भी ये कंट्रोल करती है, नियमित करती है। इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और जो पीयूष ग्रंथि है, ये मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, जो कि मटर के दाने के समान होती है, यानी कि काफ़ी छोटी होती है। इसका जो वजन होता है, ये लगभग 0.6 ग्राम होता है। और ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपने पढ़ा होगा कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, पर नहीं, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पीनियल ग्लैंड है, यानी कि पीनियल ग्रंथि है। परंतु जो भी एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पर आपको ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया होता, बल्कि पीयूष ग्रंथि दी होती है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में दिया होता है। तो जब पीयूष ग्रंथि ऑप्शन में दिया हो और पीनियल ग्लैंड ऑप्शन में ना दिया हो, तो आपको पीयूष ग्रंथि को ही टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल ग्लैंड दिया हुआ है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीनियल ग्लैंड। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में पीनियल ग्लैंड नहीं दिया होता, ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि दी होती है। इसीलिए आपको याद रखना है कि अगर ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि दिया हो, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी? पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि दिया है, तो सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होगी? पीनियल ग्रंथि। तो जो पीयूष ग्रंथि है, ये व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित एवं प्रेरित करती है। तो हमने पीयूष ग्रंथि के बारे में तो पढ़ लिया। अब पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। तो पहला हार्मोन है एसटीएच हार्मोन, जिसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। तो एसटीएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है? सोमैटोट्रोपिन हार्मोन। तो ये हार्मोन क्या करता है? तो ये हार्मोन शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि कराने का कार्य करता है। इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर की ग्रोथ होती है ना, इसी हार्मोन के कारण होती है। तो एसटीएच की अधिकता से क्या हो जाता है? यानी कि जब ये हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में बनने लग जाए, तो क्या होता है? तो एसटीएच की अधिकता से भीमकायत्व अथवा एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो जब एसटीएच हार्मोन हमारे शरीर में ज़्यादा बनने लग जाए, तो क्या होता है? हमारे शरीर की लंबाई बहुत अधिक बढ़ जाती है। लेकिन इसकी कमी से क्या होता है? तो मनुष्य में बौनापन होता है। तो जो एसटीएच हार्मोन होता है, इसका कार्य क्या है? तो ये वृद्धि हार्मोन है, हमारे शरीर की संतुलित वृद्धि कराने का कार्य करता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला दूसरा हार्मोन है टीएसएच हार्मोन, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो पीयूष ग्रंथि है, ये बाकी की ग्रंथियों को भी नियमित करती है, कंट्रोल करती है। इसीलिए तो इसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो जो थायराइड ग्रंथि है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टीएसएच हार्मोन है, ये क्या करता है कि जो थायराइड ग्रंथि है ना, इसको हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो जो थायराइड ग्रंथि है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसमें से भी हार्मोन निकलता है। तो इसमें से हार्मोन को स्रावित करने के लिए टीएसएच हार्मोन प्रेरित करता है। उसके बाद तीसरा हार्मोन है जीटीएच हार्मोन। जीटीएच यानी कि गुनैडोट्रोपिक हार्मोन। तो ये जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। और ये हार्मोन 2 प्रकार का होता है। पहला है एफएसएच हार्मोन, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यह है वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनाने में सहायता करता है। और ये अंडाशय में फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। यानी कि महिलाओं में जो अंडाशय है, उसमें से जो अंडाणु निकलता है, तो अंडाणु की वृद्धि में भी ये मदद करता है, एफएसएच हार्मोन। उसके बाद है एलएच हार्मोन, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में
एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। उसके बाद चौथा हार्मोन है LTH हार्मोन, जिसे दुग्धजनक हार्मोन कहते हैं, इंग्लिश में से लैक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं। तो इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है शिशु के लिए स्तनों में दुग्ध स्राव उत्पन्न करना। तो ये जो हार्मोन है ना, ये महिलाओं के स्तनों में शिशु के लिए दूध का स्राव करता है। कौन सा हार्मोन? लैक्टोजेनिक हार्मोन। उसके बाद पांचवा हार्मोन है जो कि पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसका नाम है ADH हार्मोन, जिसे कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो इसका काम क्या है? तो इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है एवं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और ये शरीर में जल संतुलन को भी बनाए रखने में सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तो ये पांचों हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं? पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं। उसके बाद हम अगली ग्रंथि पढ़ते हैं, हाइपोथैलेमस। तो ये ग्रंथि भी ब्रेन में होती है। तो ये शरीर के कई आवश्यक कार्यों में भूमिका निभाता है, जैसे शरीर के तापमान, प्यास और भूख को नियंत्रित करना। किसका कार्य है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य है। तो इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है जो कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? न्यूरो हार्मोन स्रावित होता है जो कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य करता है। तो पीयूष ग्रंथि इसी के आदेशों पर कार्य करती है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो जो हमारी मास्टर ग्रंथि है कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। तो पीयूष ग्रंथि इसके आदेशों पर कार्य करती है, इसीलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो याद रखेगा, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो सुपर मास्टर ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। तो आगे अब हम ब्रेन में उपस्थित तीसरी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? पीनियल ग्रंथि। तो पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिलीमीटर होती है, और ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इसी ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख कहा जाता है। तो ये जो हार्मोन है, ये प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। तो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है, यानी कि लाइट से प्रभावित होता है। तो कम प्रकाश में इसका जो स्रावन होता है ये अधिक होता है, और तीव्र प्रकाश में इसका स्रावन कम होता है। यानी कि जब ज़्यादा प्रकाश होता है तो ये जो हार्मोन है ये कम निकलता है, और कम प्रकाश में ये हार्मोन ज़्यादा निकलता है। तो इसे नींद का हार्मोन भी कहते हैं, और ये शरीर की दैनिक क्रियाएं जैसे सोना और जागना, और इसके साथ ये महिलाओं में मासिक चक्र का भी निर्धारण करती है। इसीलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। तो ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है कि मानव शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक या जैविक घड़ी किसे कहा जाता है? तो पीनियल ग्रंथि को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी सोने और जगने की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। इसके बाद हम अगली ग्रंथि के बारे में पढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि है, ये हमारी जो श्वास नली है, सांस की नली है, इसके दोनों ओर एच आकार में स्थित होती है। तो आप ये जो देख रहे हैं, जो हमारा गला है, हमारी श्वास नली के दोनों ओर इसका आकार कैसा है? तो ये एच आकार की है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एच आकार की कौन सी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि है, और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यहाँ पर क्या लिखा है? अंतःस्रावी ग्रंथि। अगर बात की जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इसे थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। तो बहुत ही आसान है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है। तो इससे निकलने वाला हार्मोन थायरोक्सिन शरीर में आयोडीन की मात्रा का
निर्धारण करता है। तो थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य क्या है? तो ये कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है और यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषता हड्डियों, बालों इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ मिलकर ये शरीर में जल संतुलन का भी नियंत्रण करता है। तो इसे आपको क्या याद रखना है? पहले तो जो थायराइड ग्रंथि है इसका आकार कैसा है? तो एच आकार की ग्रंथि है। इसे हार्मोन कौन सा निकलता है? तो थायरोक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। और जो थायराइड ग्रंथि है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि थायरोक्सिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला है जड़ मानवता। तो ये कौन सा रोग है? तो ये जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था में ही जब आयोडीन की कमी होती है तो इस रोग से शिशु का संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। इस रोग का नाम क्या है? जड़ मानवता। और दूसरा रोग है घेंघा। तो भोजन में आयोडीन की कमी से ये रोग उत्पन्न हो जाता है और इस रोग में जो थायराइड ग्रंथि है आप देख रहे हैं कि इसके आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो हमारा गला होता है ना, ये काफ़ी फूल जाता है यानी कि सूज जाता है, क्योंकि जो इसके अंदर थायराइड ग्रंथि है ना उसके आकार में वृद्धि हो जाती है। कब होती है? जब हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है। तो थायरोक्सिन की कमी से मुख्यतः दो रोग होते हैं। पहला है जड़ मानवता और दूसरा है घेंघा। तो थायराइड ग्रंथि के बाद अगली ग्रंथि है पैराथायरॉयड ग्रंथि। तो जो थायराइड ग्रंथि है ना इसी के चारों ओर ठीक पीछे पैराथायरॉयड ग्रंथि होती है। तो आप जो ये देख रहे हैं यह है थायराइड ग्रंथि। इसी के चारों ओर आप देख रहे हैं चार ग्रंथियां हैं। इसे पैराथायरॉयड ग्रंथि कहते हैं। तो पैराथायरॉयड ग्रंथि से दो हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला हार्मोन है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो इसका काम क्या है? तो ये हार्मोन तब स्रावित होता है जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तब कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित होता है। और दूसरा हार्मोन है कैल्सीटोनिन। तो ये हार्मोन कब स्रावित होता है? तो जब हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब ये हार्मोन स्रावित होता है। तो देखिए, जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, जब हमारे रक्त में कैल्शियम की कमी होती है तब पैराथायरॉयड हार्मोन स्रावित होता है। लेकिन जब हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब कैल्सीटोनिन हार्मोन मुक्त होता है। तो इसका मतलब पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप देख ही रहे हैं कि एक हार्मोन है जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तब निकलता है, और जो दूसरा हार्मोन है ये कैल्शियम की मात्रा जब बढ़ जाती है तब निकलता है। तो जो पैराथायरॉयड ग्रंथि है इससे निकलने वाला हार्मोन क्या करता है? रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। उसके बाद अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। तो जो थाइमस ग्रंथि है ये हृदय के समीप स्थित होती है। जो आप देख रहे हैं ये है थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि का कार्य क्या है? ये शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखता है। तो ये ग्रंथि संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है और ये ग्रंथि उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्रावन होता है जो कि शरीर में टी लिम्फोसाइट्स का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाता है। तो जो थाइमस ग्रंथि है ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है यानी कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसीलिए थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। और जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये जो ग्रंथि है ये उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। तो इकलौती ऐसी ग्रंथि है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। तो ये ग्रंथि जन्म के समय लगभग 10 से 12 ग्राम की होती है और जब हम युवा होते हैं तो युवाओं में ये 20 से 22 ग्राम की होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बुजुर्ग हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्धों में ये मात्र 3 से 6 ग्राम तक रह जाती है।
इसीलिए आप देखते हैं कि जो बुजुर्ग होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, वो ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, क्योंकि जो थाइमस ग्रंथि है, इसका काम क्या था? शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। तो जैसे आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो ये जो ग्रंथि है, इसका आकार काफ़ी छोटा हो जाता है। ये मात्र 3 से 6 ग्राम की रह जाती है, जिसके कारण इससे जो हार्मोन का स्राव है, ये काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसीलिए जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो इसके बाद जो अगली ग्रंथि है, ये है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो जो हमारी किडनी है ना, दोनों किडनियों के ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है, अधिवृक्क ग्रंथि। तो एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपरी सिरे पर स्थित होती है, और ये भय, क्रोध, उत्तेजना तथा संकट आदि के समय अधिक सक्रिय होती है। यानी कि जब हम डर जाते हैं, गुस्सा होते हैं या उत्तेजित होते हैं, तब जो ये ग्रंथि है, ये एक्टिव हो जाती है। इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। और ये शरीर में लैंगिक लक्षण, लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को भी नियंत्रित करते हैं। इसे 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। तो 3F का मतलब क्या है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। यानी कि जब हम डर जाते हैं, तो ये ग्रंथि एक्टिव हो जाती है। यानी कि हमारे अंदर से हार्मोन निकलता है, जिससे क्या होता है? हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ जाती है, गला सूख जाता है और हमारे सांस लेने की दर भी बढ़ जाती है। तो ये सब किसके कारण होता है? जब हमें डर लगता है, तो ये जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसमें से हार्मोन निकलता है। इसीलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि कहते हैं, और इसे 3F ग्रंथि भी कहा जाता है। फियर, फियर के बाद क्या है? फाइट, यानी कि लड़ो। और फाइट के बाद क्या है? फ्लाइट, यानी कि उड़ो। उड़ो यानी कि भागो। तो इसे 3F ग्रंथि भी कहते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। और इसी के साथ इसे 4S ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा ना कि ये हमारे शरीर में जो लैंगिक लक्षण होते हैं, जो सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, उनको भी नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। तो 4S ग्रंथि भी इसे कहते हैं। 4S का मतलब क्या है? सेक्स, स्ट्रेस, सोल्ट एंड स्टीरॉयड। तो ये 4S को भी कंट्रोल करती है। तो ये जो ग्रंथि है, ये 2 भागों में विभाजित होती है। यानी कि जो एड्रिनल ग्लैंड है ना, ये 2 भागों में विभाजित होती है। पहला जो इसका भाग है, उसे कोर्टेक्स कहते हैं। दूसरे भाग को मेडुला कहा जाता है। तो आप ये जो देख रहे हैं, जो इसका बाहरी भाग है ना, जो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी भाग है, उसे कोर्टेक्स कहा जाता है, और जो इसका अंदरूनी भाग है, उसे मेडुला कहा जाता है। तो जो एड्रिनल ग्रंथि है, इसे कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, और ये नाम पूछे भी गए हैं। तो याद रखिएगा, इसे 3F या 4S हार्मोन भी कहते हैं। इसी को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है, यानी कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। इसी का अन्य नाम है करो या मरो हार्मोन, यानी कि डू एंड डाई हार्मोन। इसी को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, और इसी को जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। तो इसके बाद आगे अब हम जनन ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो जनन अंग हैं, ये प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। तो पुरुष की जनन ग्रंथि को वृषण, यानी कि टेस्टिस कहा जाता है, और मादा की जनन ग्रंथि को अंडाशय, ओवरी कहा जाता है। तो जो पुरुष की जनन ग्रंथि है, ये कौन सी है? टेस्टिस, यानी कि वृषण। तो वृषण से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। उसके बाद है मादा की जनन ग्रंथि। तो मादा की जनन ग्रंथि कौन सी है? ओवरी, यानी कि अंडाशय। तो अंडाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो अंडाशय से एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में। तो ये मेल सेक्स हार्मोन है, और पुरुषों के यौवन और उनके विकास के लिए टेस्टोस्टेरोन को ही जिम्मेदार माना जाता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये पुरुषों में सेक्सुअल कैरेक्टर को निर्धारित करता है। तो जब पुरुषों में प्यूबर्टी एज आती है, यानी कि किशोरा अवस्था आती है, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। तो इस हार्मोन के रिलीज होने के बाद क्या होता है? पुरुषों में दाढ़ी मूछ निकलने लगती है,
आवाज़ भारी होने लगती है, सीने का ज़्यादा चौड़ा होना, और चौथा इसका प्रभाव क्या है कि भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से पुरुषों का ज़्यादा ताकतवर होना। इसके बाद अगला हार्मोन है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो ये हार्मोन महिलाओं में लैंगिक लक्षणों जैसे स्तन ग्रंथियों का विकास, आवाज़ का पतला होना, मासिक चक्र के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होता है। तो जो ये महिलाओं में पीरियड्स आते हैं ना, कब आते हैं, कितने टाइम के बाद आते हैं, ये मैंने मादा जनन तंत्र वाली वीडियो में डायग्राम की सहायता से समझाया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसे ज़रूर देख लेना। इसके बाद अगला हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। तो ये हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान अहम भूमिका निभाता है और ये शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करने में बढ़ावा देता है, जिसे कंसीव करने और प्रेगनेंसी के लिए शरीर तैयार करने में ये सहायक होता है। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद है रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है? तो ये हार्मोन प्रसव यानी कि डिलीवरी के समय गर्भाशय को फैलाता है, जिससे क्या होता है, बच्चे को जन्म लेने में सहायता होती है। तो ये तीनों हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन मादा की जनन ग्रंथियों से निकलते हैं। कहाँ से? अंडाशय से। तो पहले हमने बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में पढ़ा, उसके बाद अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में भी पढ़ लिया। अब बची है मिश्रित ग्रंथि। तो अब हम मिश्रित ग्रंथि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ऐसी ग्रंथियाँ जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं, उन्हें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो अग्न्याशय यानी कि पैनक्रियाज। तो अग्न्याशय से पाचक एंजाइम भी निकलते हैं और इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन भी होता है। तो इसमें से एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है, इसीलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। तो अग्न्याशय से 3 एंजाइम निकलते हैं। पहला एंजाइम है लाइपेज। तो लाइपेज क्या करता है? ये हमारे शरीर में फैट यानी कि वसा का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर में मंड यानी कि स्टार्च का पाचन करता है। तीसरा एंजाइम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है? ये हमारे शरीर में पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो पेप्टोन क्या है, स्टार्च क्या है, इसके बारे में हमने पोषक पदार्थ वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है। तो जो हमारा पेनक्रियाज है, इसे 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये तो हो गए एंजाइम। अब देखते हैं इसे हार्मोन्स कौन से निकलते हैं। तो पहला है अल्फा कोशिका। तो ये ग्लूकागोन नामक तत्व निर्मित करती है, जो ग्लूकोज के लेवल को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। दूसरा है बीटा कोशिका। इससे इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है और इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो जो बीटा कोशिका है, ये इंसुलिन नामक हार्मोन निकालता है। और अग्न्याशय की जो गामा कोशिका है, ये क्या करती है? ये भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का निर्माण करती है। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि जो अग्न्याशय है, इसकी जो बीटा कोशिका है, इससे कौन से हार्मोन का स्राव होता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है? तो आपको बताना है कि कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन है। यकृत, पसीने की ग्रंथि, गुर्दा या अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इसका सही जवाब होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये नलिका विहीन होती हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि वाहिनी विहीन यानी कि नलिका विहीन ग्रंथियों के स्त्रावन को क्या कहते हैं? तो नलिका विहीन जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे क्या निकलता है? इनसे हार्मोन निकलता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो जो एड्रिनल है,
ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यकृत यानी कि लीवर, तो जो लीवर है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ये बाहरी स्रावी ग्रंथि है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो जो पीनियल ग्रंथि है ये हमारे शरीर में कहाँ पर है? हमारे ब्रेन में। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, मस्तिष्क। अगला प्रश्न है कि एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से घेंघा रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसको आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी गई है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो पुरुषों में पाया जाने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नर लैंगिक हार्मोन है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो स्त्रियों में पाया जाने वाला लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एस्ट्रोजन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? एड्रिनल को, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाहरी स्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? यानी कि मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा अग्न्याशय, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आज का आखिरी प्रश्न है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, नमक है, एंजाइम है या विटामिन है? तो जो इंसुलिन है ये हार्मोन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।